अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। और वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो ऑडियो टिप्स हैं या ये जो अपलोड्स हैं ये अच्छी हैं, तो आप अपने सर्किल में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा रोज़ का काम है, तो प्लीज़ करें। जो भी स्टोरी है, छोटी है बड़ी है, जितनी भी हॉरर है, आप शेयर करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, अपनी वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेज दें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। खैर गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। और ये हमें भेजी है साकिब कुरैशी साहब ने। ये बताते हैं इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो बहावल नगर से है और पिछले तकरीबन 18 साल से ये लोग इंग्लैंड में रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भी इनकी छुट्टियां वगैरह होती हैं या जो भी इनको टाइम मिलता है तो ये अपनी फैमिली के हमरा जहाँ पे इनका गांव है पाकिस्तान में, वहाँ पे वापस आते हैं और वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। अब ये जो वाक़या शेयर कर रहे हैं ये बताते हैं कि 2019 और 20 का टाइम चल रहा था, कोरोना नया नया आया था और अपनी पीक पे था। उस वक्त तक जो है फ़्लाइट्स वगैरह सस्पेंड नहीं हुई थी और हमारा प्लान यही था कि हम पाकिस्तान चले जाएं। और एज़ पर प्लान हम लोग पाकिस्तान आ गए। जब हम पाकिस्तान आए उस वक्त इतने ज़्यादा हालात ख़राब नहीं थे, लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। फिर लॉकडाउन लग गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई, फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो एक तरह से पाकिस्तान आके हम बड़ा लंबा अरसे के लिए फंस चुके थे। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि जब हम पाकिस्तान आए, जाहिर सी बातें वापस जाने का कोई चांस नहीं था और पता भी नहीं था कि कब की फ़्लाइट मिलेगी या वापस कब जाएंगे। तो हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अपने गांव में, अपने इलाके में शुरू कर दी थी ताकि हमारा टाइम पास हो सके। जैसे कि अक्सर दिन में हम खेतों में चले आते, रात के टाइम में जो नहर थी उस नहर पे चले आते, वहाँ जाके टाइम स्पेंड करते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी टेनिस खेलते। इस तरह करके हम लोग टाइम पास किया करते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 8 या 8:30 बजे का टाइम था। खाना लगने वाला था और सब खाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ देर बाद ऐसे ही हुआ कि खाना लग गया। अब खाना वगैरह खाने के बाद मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह किया करता था और मेरी कोशिश होती थी कि मैं एक लंबा सा यानी 1 से 1.5 घंटे का चक्कर लगा के आऊँ। अब खाना खा के मैं जैसे ही निकला तो मेरा एक कज़न था जो दूसरे गांव से आया हुआ था, तो उसने भी मुझे कहा कि यार मैं भी आज तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने उसको बता दिया कि भाई मुझे 1.5 से 2 घंटे लगेंगे वापस आने में, अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो। अब मेरी बात सुन के वो राज़ी हो गया और यूँ बातें करते करते हम लोग चलते चलते नहर के किनारे आ गए। अब ये बताते हैं कि जब हम नहर किनारे आके बैठे तो वहाँ पे हमने महसूस किया कि जैसे कुछ अजीब सी रौनक है, यानी बहुत ज़्यादा लाइट है। नॉर्मली चाँद की इतनी रोशनी नहीं हुआ करती, लेकिन वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि हमारे सराउंडेड एरिया में या जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है या कोई इवेंट चल रहा है। इसी दौरानिए में एकदम इत्तेफाक से मेरी कॉल आ गई और ये जो कॉल थी ये बेसिकली मेरी होने वाली वाइफ की कॉल थी। और फिर मैं बातें करने लगा उससे। अब बातें करते करते मैंने सोचा कि थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए, तो मैंने अपने कज़न को बोला कि तुम यहीं बैठे रहो, मैं ज़रा आगे से चक्कर लगा के आता हूँ। और ऐसे ही हुआ कि ये बातें करते करते आगे निकल गए। अब इनके जो कज़न थे वो नदी किनारे बैठे हुए थे और वो नदी को देख रहे थे या जो भी तरीका था टाइम पास करने का, वैसे टाइम पास कर रहे थे। ये ऑलरेडी फ़ोन पे बिज़ी थे। ये बताते हैं कि मैं बातें करते करते बहुत आगे तक निकल गया और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मैं बात करता रहा। अब 40-45 मिनट जब मैंने अपनी फियांसी से, अपनी होने वाली बीवी से बात की और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि जो मेरा कज़न है वो नहर के सामने बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है जैसे किसी ने उसको बहुत ज़ोर से मारा है या पीटा है। उसके बाकायदा कपड़े फटे हुए हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा है। अब ये सूरत हाल देख के मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी समझ से बाहर था कि यहाँ पे ऐसा क्या मामला हो गया। हालांकि ये जो गांव था बड़ा छोटा सा गांव था, सब एक दूसरे को जानते थे, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला था ही नहीं। ये बताते हैं जब मैंने अपने कज़न की ऐसी हालत देखी तो मैं फ़िक्रमंद हो चुका था। मैंने जैसे तैसे करके उसको पानी डाल के उठाया और वो होश में आया और उसको मैं पकड़ के जैसे तैसे अपने गांव में, अपने घर में पहुंचा। अब जब मैं उसको गांव में या अपने घर में लेके पहुंचा तो इसी दौरानिए में उसको शदीद बुखार हो चुका था। उसका जिस्म तप रहा था और वो थर थर काँप रहा था। मैं उससे बार बार पूरे रास्ते पूछता रहा कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ है, तो वो बता नहीं पा रहा था। बस नहर की तरफ इशारा करता था, छोटी सी उंगली उठाता था और उसके बाद कुछ बोल नहीं पाता था। खैर, जब हम घर पहुँचे तो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग वगैरह मौजूद थे, उन्होंने इसकी जो हालत देखी तो उन्होंने भांप लिया
कि इसके साथ कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी हुई है जो नॉर्मल नहीं है। खैर उन्होंने इसको देखा, इस पर दम दुरूद किया, इस पर पानी वगैरह छिड़का, तो अल्लाह अल्लाह करके इसकी हालत बेहतर हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके इसका बुखार उतरा। अब जो भी हमारे बुज़ुर्ग वगैरह थे या जो भी पेरेंट्स थे, उन्होंने कह दिया था कि इससे कोई बात नहीं पूछना, 3-4 दिन गुजरने दो, ये ज़रा मुकम्मल तौर पे होश में आ जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो उसके बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था। और ऐसे हुआ, 4 दिन के अंदर अंदर उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उसके दांत पे या उसके होंठ पे ज़ख़म जो है वो मौजूद था। ज़ाहिर सी बात है उसको फिल होने में थोड़ा सा टाइम लगता। खैर जब 3-4 दिन गुजर गए, उसकी तबीयत बेहतर हो गई, तो हम लोगों ने सब ने उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी। तो कहने लगा कि जब तुम उस दिन मुझे नदी के किनारे बिठा के फ़ोन पे बात करने के लिए चले गए थे, तो मैं इधर उधर बैठा हुआ देख रहा था, तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि नदी के सामने की तरफ, यानी अपोजिट साइड में, कोई सामने से चलता हुआ आ रहा है। और जो चलता हुआ आ रहा है उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। जैसे जैसे वो करीब आता चला जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके पता चल रहा है जैसे कि वो इसी गांव की कोई लड़की है। अब जब वो बिल्कुल करीब आ चुकी, तो मैंने देखा ये एक लड़की है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके बहुत ही लंबे घने बाल हैं, उसने अपने बाल खोले हुए हैं, और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है मुझे, या जितना मैं देख पा रहा हूँ, बड़ी कोई हसीन और जमील लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, और वो मुझे देख के मुसलसल मुस्कुरा रही है। अब ये बताते हैं कि मैं बड़ा हैरान था कि मैंने कभी आज तक इस गांव में इस लड़की को नहीं देखा था, बल्कि करीब जवार के जो भी गांव थे मैं वहाँ भी गया था, वहाँ भी मेरा जाना हुआ था, वहाँ पे भी मैंने कभी ऐसी लड़की या इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। खैर पहले तो वो मुझे देख के मुसलसल मुस्कुराती रही, और जाहिर सी बात है नदी के उस पार वो थी, मैं इस पार था, तो हम इशारों में ही बात कर सकते थे। तो मैंने उसको इशारा किया कि जैसे आप कहाँ रहती हैं या कहाँ से आई हैं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाकायदा मैंने ज़ोर से आवाज़ ला के पूछा कि जी आप कहाँ रहती हैं और कहाँ से आई हैं, और यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रही हैं। तो वो जो लड़की थी उसने दोबारा से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ उसने एक काम किया कि उसके पास उसके बराबर में एक छोटा सा मटका रखा हुआ था। वो मटका उसने लिया और उसमें कुछ रखा और उसको बंद करके पानी में थ्रो कर दिया, और पानी में इस तरह थ्रो किया जैसे कि वो चाहती हो कि मैं ये जो मटकी है या जो मटका है उसको जाके पानी में पकड़ लूँ, और शायद उसने मेरे लिए कुछ भेजा है। अब ये बताते हैं कि अजीब मंज़र था, मेरी पहली मुलाकात थी, पहली दफ़ा मैंने इस लड़की को यहाँ पे देखा था। हाँ ये बात अलग है कि वो बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन जब उसने पानी के अंदर मटका थ्रो किया तो मेरा दिल यकीन कामिल के साथ कह रहा था कि ये जो मटका इसने पानी में छोड़ा है वो मेरे लिए छोड़ा है, और कोई ना कोई चीज़ उसने इसमें रखी है, मे भी उसने कोई ख़त लिखा हो या कोई नंबर लिखा हो अपना। तो मैं नदी के अंदर कूद गया, और नदी के अंदर मैं जैसे ही कूदा तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ पर वो बहता हुआ मटका आ रहा था। अब ये बताते हैं मैंने जैसे तैसे करके वो जो मटका था उसको पकड़ लिया और लेके किनारे पे आ गया। अब जब मैं किनारे पे आया तो मैंने देखा कि वो जो मटका था उसके चारों तरफ एक काले कलर का दुपट्टा था जिससे उसको बांधा गया था। और जैसे ही मैं मटका लेके किनारे पे पहुंचा तो वो जो लड़की थी जिसको मैं अभी देख रहा था, जो मुझे नज़र आ रही थी, जो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, या जिसने ये मटका भेजा था या फेंका था, वो अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। अब मैं बड़ा हैरान था कि ये लड़की आखिर कहाँ चली गई। अभी तो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी और उसने मुझे इशारा किया था जैसे ये मटका जो है मैं भेज रही हूँ, इसको आप पकड़ लें, इसमें आपके लिए कोई ख़त है या मेरा नंबर मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है। बहरहाल मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि गांव की लड़की है, डर गई हो, नंबर देने के बाद वो चली गई हो, छुप गई हो जाके, क्योंकि नॉर्मली इस तरह गांव में रिलेशंस नहीं हुआ करते या लोग एक दूसरे से बात नहीं किया करते, क्योंकि नॉर्मली लोग एक दूसरे से रिजर्व रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से आमतौर पर लड़ाइयाँ, झगड़े और इस तरह के मामला हुआ करते हैं। खैर मैं खुश था कि वो जो भी लड़की थी वो कुछ ना कुछ मैसेज मेरे लिए देके गई थी, लिहाजा मैंने खुशी खुशी वो जो मटका था उसको कोने पे ले आके खोला। और जब मैंने उसको खोला तो मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी राख मौजूद है, थोड़ा सा सिंदूर पड़ा हुआ है, और बहुत सारे बाल हैं, और ये जो बाल है बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये औरतों के या लड़कियों के बाल हैं। अब ये देख के मैं बहुत हैरान था, क्योंकि मेरी समझ से बाहर था ये जो लड़की है ये बजाय मुझे नंबर देती ये किस तरह की चीज़ें मुझे दे के या फेंक के चली गई है। मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से मुझे एहसास हुआ कि जैसे पीछे से कोई चलता हुआ आ रहा है, या किसी के कदमों की आवाज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हुई है। मेरा जो फोकस था वो उस मटके या मटकी की तरफ था, और मुझे यकीन था कि पीछे कोई ना कोई है जो मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। अब ये जो कदमों की आवाज़ थी ये आहिस्ता आहिस्ता करके पायल की आवाज़ में तब्दील हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे है और पीछे से चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, और जो भी मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है उसने कोई पायल, पाजेब या घुंघरू पहने हुए हैं, और इस तरह करके छन 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 आवाज़ आना शुरू हो गई है। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि हो सकता है वही लड़की हो, नदी पार करके जैसे तैसे मेरे पास आ गई हो,
और मुझे बताना ना चाहती हो। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे एकदम से ख्याल आया, मेरी सिक्स सेंस ने काम किया, ये यकीनन दाल में कुछ ना कुछ काला है। ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है जिसने मुझे ये मटकी भेजी है, क्योंकि मटकी के अंदर जो सामान मौजूद है इसका किसी औरत से या किसी लड़की से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। यह तो बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे अस्थियाँ हैं। खैर, मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से मेरे कंधे पे आके किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मैं पलटा, और जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि वही लड़की जो अभी मुझे नदी के सामने नज़र आ रही थी मेरे पीछे खड़ी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। उसको देख के न जाने मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से नीचे गिरा, और जैसे ही मैं नीचे गिरा वो जो लड़की थी मेरे सीने पे आके बैठ गई, और जैसे ही वो मेरे सीने पे आके बैठी तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बहुत ज़्यादा वज़न मेरे जिस्म पे रख दिया गया हो। ये नॉर्मली किसी लड़की का या किसी औरत का इतना वज़न नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दबे दबे ही मर जाऊंगा, मेरा दम घुटने लगा है। खैर, इसी दौरानिए में वो जो लड़की थी जिसकी बड़ी खूबसूरत शक्ल थी, उसकी शक्ल एकदम एक भयानक औरत की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसकी आंखों से खून निकल रहा है। उसके जो दांत थे वो देखते ही देखते बड़े बड़े और नोकीले दांतों में तब्दील हो चुके थे। अब मुझे अपनी मौत जो है वो यकीनी नज़र आने लगी थी। इसी दौरानिए में मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो पहले वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उसने हंसना शुरू किया और एकदम से मुझे हवा में उछाला, और जैसे ही मुझे हवा में उछाला तो उसके बाद मैं नीचे गिरा, और जब मैं नीचे गिरा तो बहुत ज़ोर से मुझे चोट लगी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, यकीनन मैं बेहोश हो चुका था। अब ये बताते हैं कि जब मेरे कज़न से मैंने ये सारी बातें सुनी तो मुझे यकीन हो चला कि हमारा जो गांव है या ये जो नहर है, यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की एंटिटी या कोई इस तरह की मखलूक मौजूद है जिसने उस दिन अपनी प्रेजेंस शो की थी और मेरे कज़न को नज़र आई थी। ना सिर्फ नज़र आई थी बल्कि वो उसकी जान लेने का इरादा रखती थी। अगर मेरे कज़न ने आयतुल कुर्सी वगैरह नहीं पढ़ी होती तो शायद वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं होता। ये बताते हैं कि उसके बाद जितने भी दिन मैं वहाँ पे रहा या पाकिस्तान में रहा तो मैंने कोशिश की, ख़ास तौर पे मगरिब की नमाज़ के बाद उस नहर में या उस नदी में या उसके किनारे कभी भी ना जाऊँ। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये मिस किरण ने भेजी है, और ये बताती है कि 2002 में इनकी जो फैमिली है या इनके जो फादर हैं बेसिकली मलीर कैंट में रहा करते थे। ये बताती हैं कि इनके भाई और ये इन लोगों की शुरू से आदत है कि कोई भी चीज़ इनको पता चले ये उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है गैदर करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको शौक़ है हर चीज़ के बारे में जानने का। अब ये बताती हैं कि मलीर कैंट से उस वक्त जब हम निकला करते थे, गेट का नंबर ये नहीं बताती, हमारे लिए जब भी वहाँ से निकलते थे उससे निकलते ही लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा सा होटल नुमा एक जगह आती थी, और वो सालों से बताती हैं कि वो खाली है, वैकेंट है। हम आते आते उसको देखा करते थे और आपस में डिस्कशन किया करते थे, यार इतना बड़ा होटल बनाया है, इतनी बड़ी जगह यूज़ की है, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है, लेकिन ये आज तक आबाद क्यों नहीं हो सकी, ये खाली क्यों है, वैकेंट क्यों है, यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ सके। इस तरह के बहुत सारे सवालात थे जो इनके जहन में हुआ करते थे। तो एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि ये और इनका जो बड़ा भाई है ये दोनों जो है उस होटल में या उस जगह पे जाएंगे या उसको एक्सप्लोर करेंगे या उस पर कोई वीडियो बनाएंगे और उसको यूट्यूब पे डालेंगे जो नॉर्मली हुआ करता है। तो उसी प्लान के तहत ये लोग जो है वो निकल गए। ये बताती हैं कि हम लोग जब निकले थे तो शाम के 6:30-7 बजे का टाइम था, मगरिब होने वाली थी। अब इनके पास जो थी वो उस वक्त के हिसाब से टोयोटा की एक नई गाड़ी थी, समझ लें नया मॉडल था उस वक्त के हिसाब से, और ये गाड़ी में अपने भाई के साथ चली गई। कैमरा इनके पास मौजूद था, मोबाइल इनके पास मौजूद था, और स्पेशली इन्होंने टॉर्च भी रखी थी, जैसे अगर मगरिब हो जाती है या उसके बाद का टाइम लग जाता है तो छोटी मोटी जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो करेंगे और टॉर्च की भी हेल्प लेंगे। ये बताती हैं कि जैसे ही हम उस होटल के करीब पहुँचे, करीब से मुराद ये है कि अभी हम उससे 50 या 60 फीट के फासले पे थे, तो एकदम से इनकी जो गाड़ी थी उसने झटके लेना शुरू किए। ना सिर्फ झटके लेना शुरू किए, देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे एक पुरानी गाड़ी में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत ही मफलूकुल हाल, बहुत ही ख़राब गाड़ी है। हालांकि ये तो एक न्यू कार थी। बहरहाल जैसे ही उसने झटके लिए, हीट अप होने लगी तो ये परेशान हो गए। अब इनके जो भाई थे वो उतर के उन्होंने बोनट खोला, बोनट खोल के चेक किया, ऑयल वगैरह चेक किया, पानी चेक किया, सब चीज़ें अपनी जगह परफेक्ट थी, लेकिन गाड़ी हीटअप क्यों कर रही थी अल्लाह जाने। अब इन्होंने सोचा कि गाड़ी यहीं छोड़ दें, फिर पैदल चलें आगे की तरफ। तो इसी दौरानिए में मगरिब की अज़ान शुरू हो गई। अब मगरिब की अज़ान शुरू हुई तो इन्होंने अपने मोबाइल चेक किए, टॉर्च ऑन किया। मोबाइल चेक किया तो ये बताती हैं वहाँ पे सिग्नल आना बंद हो गए। अब ये इतनी हैरान थी, ये बताती हैं कि ऑल्दो मलीर कैंट में भी कभी इनको सिग्नल का मसला नहीं होता,
लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, उस होटल के करीब आए, तो एकदम से ये सब चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। हम इस अजीब से मामलात पे या जो कुछ हमारे साथ हो रहा था उन पे बड़ा हैरान थे और हमारी समझ से बाहर था ये सब क्यों हो रहा है। अब जब मगरिब की अज़ान हो चुकी, टॉर्च वगैरह हालांकि हमारे पास मौजूद थे, तो हम लोग सोच रहे थे या एक दूसरे को देख रहे थे कि यार हम इसको एक्सप्लोर करें या ना करें, क्योंकि जो पहली इंटीमेशन आई है ना, उसके मुताबिक ना जाना बेहतर है। ऐसे ही कुछ ख्यालात इनके भाई के जहन में थे, तो उन्होंने बोला यार तुम छोड़ दो इसको, किसी और दिन देखेंगे, और अभी हम लोग दो मौजूद हैं और ख़तरा हो सकता है। कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि बहुत सारे लोग मौजूद हुए या बहुत सारे दोस्त हुए, तो हम चलेंगे, ज़रूर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो बात थी वो आई गई हो गई। इस तरह फिर ये लोग वापस आ गए जैसे तैसे करके, और जैसे ही ये उस जगह से वापस आए या उस जगह को छोड़ा, तो गाड़ी भी नॉर्मल हो गई, सिग्नल भी आने लगे, गाड़ी की जो हीटअप वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। और ये जो कुछ हुआ इस पर बड़ा हैरान थे कि वहाँ जाके ये परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रही थी गाड़ी की, यहाँ आके नॉर्मल हो चुकी है। खैर बात आई गई हो गई, और फ्यूचर के लिए इसको डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में किसी दिन इस जगह का टूर करेंगे या इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। अब ये बताती हैं मेन किस्सा, ये बताती हैं कि उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनका भाई था जो उस दिन उनके साथ गया था, उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। रात के 9-10 बजे का टाइम था, और उन दोस्तों के अंदर एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो कुछ दिनों बाद जर्मनी आने वाला था। खैर ये सारे लड़के बैठे हुए थे और वही सब चीज़ें चल रही थी कि चलो कहीं चलते हैं, कहीं चल के खाना खाते हैं, आउटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा एक दोस्त चला जाएगा, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी उससे। तो इसी चक्कर में इन लोगों ने सोचा कि पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, और खाना खाते खाते इनका मूड बन गया कि वही जो होटल है जो मलीर कैंट से निकलते ही लेफ़्ट साइड पे आता है, जो खाली है या जो वैकेंट है या जिसके हॉन्टेड होने के बारे में बहुत सारी बातें की आती हैं, वासी में हम उस पर चलेंगे, उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे, उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, और अगर हो सका तो उसकी वीडियो बनाएंगे, और इस सफ़र को या इस रात को हम यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये प्रोग्राम जो था उसके मुताबिक ये लोग तकरीबन 11:30-12 बजे तक खाना खा के फ्री हुए, और उसके बाद इन लोगों ने जो गाड़ी थी वो सीधी जो है उस डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दी जहाँ पे जाके वो होटल आता है या वो जो वैकेंट बिल्डिंग है वो आती है। अब ये बहुत सारे प्लान जो हैं वो जहन में लिए जा रहे थे, और इन्होंने सोचा हुआ था कि सबसे पहले वो लड़का जो इस मुल्क से जा रहा है या इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है, उसको कहा जाएगा कि गाड़ी से उतरो और इस होटल के करीब व जवार का जायज़ा लो और जाके वीडियो बनाओ। ये सब इनके प्लान में शामिल था। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम उस होटल के करीब पहुंचते चले आ रहे थे, वैसे वैसे गाड़ी ने अगेन झटके लेना शुरू कर दिए थे, और वही सब कुछ रिपीट हो रहा था जो इनकी बहन के साथ जब ये गए थे जब हुआ था। यानी गाड़ी ने झटके लिए, गाड़ी हीटअप हो गई, और एक ख़ास लिमिट तक वो गाड़ी जा सकी, उसके बाद वो गाड़ी जाके रुक गई। अब जब ये गाड़ी रुकी तो अगेन इन लोगों के चेहरे जो थे उन पे परेशानी आ जाती, ये सब परेशान थे और ये लोग सब डरे हुए थे। इनकी समझ से बाहर था कि गाड़ी बंद कैसे हो सकती है, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ये भी गाड़ी जो है ऑलमोस्ट नई थी, इसमें किसी भी तरह हीटअप होने का या ख़राब होने का कोई तस्वुर या ख्याल आ ही नहीं सकता था। बहरहाल ये लोग गाड़ी से उतरे। अब क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोग थे तो इनके दिमाग में ये बात शामिल थी, या ये लोग डिसाइड करके आए थे कि आज लाजमी तौर पे इसको एक्सप्लोर करेंगे या इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। खैर गाड़ी बंद हुई तो वो जो ड्राइवर था या जो ड्राइविंग कर रहा था वो बेचारा गाड़ी में बैठा रहा। बाकी सारे के सारे लड़के निकल गए, उन्होंने टॉर्च वगैरह निकाली, अपने मोबाइल हाथ में लिए, और वो जो वैकेंट बिल्डिंग थी या होटल था उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। अब इन लोगों ने सोचा कि हम ऐसा करेंगे कि चारों तरफ जो है पहले एक राउंड लगा लेंगे, यानी इसके आगे पीछे जाके देख लेंगे कोई जानवर या कोई इस तरह की मखलूक तो मौजूद नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक ना लाइट थी ना लाइट का नामो निशान था। खैर प्लान तो ये था कि उस लड़के को आगे किया जाएगा, लेकिन यहाँ की सूरत हाल देख के सारे के सारे निकल चुके थे, और इन्होंने वैसे ही किया कि जो होटल था उसके करीब व जवार में चारों तरफ का एक चक्कर लगाना शुरू किया। अब इनमें से जो एक लड़का था वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था वो ऑलरेडी वहीं पे था, यानी गाड़ी के पास था, और वो कोशिश कर रहा था कि गाड़ी को भी सही कर सके या गाड़ी को चेक कर सके। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हमने होटल के करीब राउंड लगाना शुरू किया तो हमें अजीब सी कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कि किसी गीदड़ की या कुत्ते के रोने की आवाज़ होती है, उस तरह की आवाज़ आना शुरू हुई। और वो जो आवाज़ आ रही थी वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि होटल के अंदर से या उस बिल्डिंग में से आ रही है। अब ये जो आवाज़ आना शुरू हुई थी तो इससे खौफ में इजाफा हो चुका था। हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं करना चाहता था कि वो डरपोक है या डर चुका है। लिहाजा ये सारे ख्यालात लिए हुए हम लोगों ने होटल के चारों तरफ का एक चक्कर लगाया, और जब चारों तरफ का चक्कर लगा के वापस हम गाड़ी के करीब आए तो हमने देखा जो हमारा ड्राइवर था या जो हमारे साथ गाड़ी में आया था वो लड़का जो गाड़ी को सही कर रहा था वो गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। अब ये बताते हैं कि जब वो गाड़ी में मौजूद नहीं था तो थोड़ी सी हमें परेशानी हुई,
और हम सोचने लगे कि हो सकता है कि टहलता हुआ, सिगरेट पीता हुआ या फ़ोन पे बात करता हुआ आगे पीछे चला गया हो। तो हमने अपना फ़ोन निकाला कि उसको कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ पे मौजूद हो। तो जब इन लोगों ने वो फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के उसको कॉल करना शुरू की, तो देखा कि वहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे, यानी ना कॉल मिल सकती है, ना आ सकती है, ना जा सकती है। ये बड़ा हैरान थे जो कुछ हो रहा था। टॉर्च इनके पास मौजूद थी, लेकिन इनके पास ना गाड़ी की चाबी थी, ना इनके मोबाइल काम कर रहे थे। अब इन लोगों ने सोचा कि आगे पीछे चल के देखते हैं, हो सकता है वो लड़का यहीं कहीं हो। इसी दौरानिए में बताते हैं कि जब हम उसको तलाश कर रहे थे, तो होटल में से हमें एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीख रहा हो। और ये बताते हैं जैसे ही हमें आवाज़ आई, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि हो सकता है वही दोस्त हो जो गाड़ी चला रहा था या जो गाड़ी को सही कर रहा था। लिहाजा हम लोगों ने होटल की तरफ देखना शुरू किया और होटल पे टॉर्च मारना शुरू की। अब ये बताते हैं कि हम होटल पे टॉर्च मार ही रहे थे, और मारते मारते जैसे ही हमने टॉर्च अपनी ऊपर की, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर मारी, तो हमने देखा कि वही लड़का जो ड्राइव करते हुए आया था या जो गाड़ी को सही कर रहा था, वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है और खड़ा हुआ हमें देख के मुस्कुरा रहा है। ये बताते हैं कि जब हमने उस लड़के को देखा, तो हमारी समझ ही नहीं आया कि यार इतना बहादुर कैसे हो सकता है कि अकेला ये होटल के अंदर चला गया। हम तो चारों तरफ का अभी तक चक्कर लगा रहे हैं, और ना सिर्फ अंदर चला गया बल्कि ऊपर जाके खड़ा हुआ है और हमें देख के मुस्कुरा रहा है। अब जब हमने ये देखा तो हम उसको आवाज़ देने लगे कि यार तुम पागल हो, अकेले अंदर चले गए हो, तुम्हें कुछ हो गया या कोई ऐसी बात हो गई तो क्या होगा। ये सुन के भी वो मुस्कुराने लगा और कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब हम एक दूसरे को देख के परेशान थे। हम सोच रहे थे कि ये किस तरह का बिहेव कर रहा है। कि इसी दौरान ये में बताते हैं कि पीछे से एकदम आवाज़ आई, और जो पीछे से आवाज़ आई थी ये हमारे उसी दोस्त की आवाज़ थी जो हमारे साथ आया था, जिसने गाड़ी चलाई थी, जो ड्राइव कर रहा था या जो गाड़ी को सही कर रहा था। ये बताते हैं कि जब हमने पलट के देखा, तो हमने देखा कि हमारा वही दोस्त है जो पीछे खड़ा हुआ है, और वो हमें बता रहा है कि मैं ज़रा आगे तक गया था और अब मैं वापस आ चुका हूँ। और जब मैं आगे गया था तो वहाँ पे मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे। अब ये देख के हम बड़ा हैरान थे, क्योंकि हमारा यही दोस्त अभी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ था, हमें देख के मुस्कुरा रहा था, तो ये पीछे से कैसे आ गया। अब ये सारी की सारी सूरत हाल देख के हम में से एक लड़का था, उसने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू कर दिया कि आयतुल कुर्सी पढ़ो। और जैसे ही हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तो वो जो हमारा फ्रेंड फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था, यानी होटल के पहले फ्लोर पे था, जो हमें देख के मुस्कुरा रहा था, वो गायब हो गया। और जैसे ही वो गायब हुआ तो हमें यकीन हो चला कि हम किसी मुश्किल में फंस चुके हैं। लिहाजा हमारे जितने भी दोस्त थे उन्होंने कहा कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और यहाँ से निकलो। अब ये बताती हैं कि इनके भाई और उनके जितने भी दोस्त थे सारे के सारे गाड़ी में बैठे। इन लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और वहाँ से गाड़ी भगा दी, और उसके बाद वो सीधा घर आए, घर आके रुके। अब जब ये घर आए तो इन लोगों को यकीन हो चला था कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी मखलूक या ऐसी प्रेजेंस मौजूद है जो आपको वहाँ पे करीब नहीं आने देती, या वो अपनी प्रेजेंस शो करती है। ये बताती हैं कि उसके बाद से हमने तौबा कर ली थी कि कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे या ऐसी कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे हमारी जान को ख़तरा हो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।